वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, साइंस के एक और शानदार लेक्चर में आपका स्वागत है। संपूर्ण साइंस मैंने आपको कहा ना, पूरी साइंस यूपीपीएससी के लिए, और ना ही सिर्फ यूपीपीएससी बीपीएससी के लिए भी आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। एक सवाल भी इससे बाहर नहीं मिलेगा क्योंकि पूरे कॉन्सेप्ट को पीवाईक्यू से रिलेट करते हुए हम लोग पढ़ेंगे। इससे पहले का लेक्चर नहीं देखा तो पहले उसको जाइए देख के आइए, फिर इस पर आइएगा। ठीक है, आज का अपना लेक्चर शुरू होने वाला है क्वेश्चन नंबर 11 से। कह रहे हैं इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। ठीक है, जैसे सिरके में उपस्थित अम्ल एसिटिक एसिड, जो विनेगर में होता है एसिटिक एसिड। हड्डियों में उपस्थित यौगिक कैल्शियम फॉस्फेट। मिल्क का खट्टा होना, दूध का खट्टा होना नाइट्रिक एसिड की वजह से। और एसिड प्रेजेंट इन गैस्ट्रिक जूस यानी आमाशय में उपस्थित अम्ल हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, तो कौन सा सही मैच नहीं कर रहा है। तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो, बहुत ही आसान है ये, है ना। दूध का खट्टा होना किसकी वजह से होता है? लैक्टिक एसिड की वजह से होता है ना। किसकी वजह से होता है? लैक्टिक एसिड या लैक्टिक अम्ल की वजह से। इसलिए कई लोग लैक्टोज फ्री दूध पीते हैं। लैक्टोज फ्री मिल्क भी आता है जिसमें लैक्टेज एसिड प्रेजेंट नहीं होता है ना। तो लैक्टिक एसिड, ठीक है, इसका आंसर होगा। बाकी विनेगर में एसिडिक हो जाएगा, हमारी हड्डियों में कैल्शियम फॉस्फेट, पेट में हमारे हो गया अपना हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। ठीक है, फिर कह रहे हैं निम्नलिखित में से किस कण पर शून्य आवेश होता है, यानी जीरो चार्ज होता है भाई, जीरो चार्ज। इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, अल्फा पार्टिकल। तो यहाँ पे और भी देखिए क्या क्या सवाल बन सकते हैं, उसको भी देखेंगे। पहले समझ लो, जीरो चार्ज होता है किस पे? न्यूट्रॉन पे। न्यूट्रॉन मतलब जीरो चार्ज, इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज, और पॉजिट्रॉन नाम ही से पता चल रहा है, प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो एक होता है इलेक्ट्रॉन, एक होता है प्रोटॉन, एक होता है न्यूट्रॉन। जैसे कोई भी एक ये शेल होगा, है ना, ऐसे है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होते हैं हमेशा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, और फिर ऐसे अंदर जो होगा न्यूक्लियस होगा तो इधर न्यूट्रॉन होंगे और यहाँ प्रोटॉन होंगे पॉजिटिव में, है ना। न्यूट्रॉन में जीरो चार्ज, प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए इसकी खोज किसने करी? जैसे इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने करी है। किसने करी है? जे थॉमसन ने। प्रोटॉन की रदरफोर्ड ने, और न्यूट्रॉन की जेम्स चैडविक ने ना। ये भी आपसे पूछ सकता है कि इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन, प्रोटॉन की रदरफोर्ड, न्यूट्रॉन की चैडविक। ठीक है, अब अगला कहला है रेडियो धर्मिता यानी रेडियो एक्टिविटी के संबंध में कौन सा कथन सही होगा, ये बताना है। रेडियो एक्टिविटी इज अ न्यूक्लियर प्रॉपर्टी, यानी रेडियो धर्मिता एक नाभिकीय गुण है। नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर हाइड्रोजन बम बनाया जाता है, यानी न्यूक्लियर फिजन जो होता है, न्यूक्लियर फिजन इस पे काम करता है जो हाइड्रोजन बॉम्ब होता है। तो इसमें से सही कौन सा है ये आपको बताना है। ठीक है, तो बताइए इसमें से कौन सा सही होगा। ध्यान से पढ़िए, सोचिए। देखिए यहाँ पे आपको सिर्फ रेडियो एक्टिविटी न्यूक्लियर प्रॉपर्टी है भाई, बिल्कुल सही है भाई। इतनी अमाउंट में एनर्जी निकलती है जब भी वो पार्टिकल जो है डिसइंटीग्रेट होगा या जुड़ेगा, टूटेगा, तो एनर्जी बहुत रिलीज करता है, ये ठीक बात है। पर हाइड्रोजन बम जो है न्यूक्लियर फ्यूजन पे जो है काम करता है, फिजन पे नहीं। किस पे काम करता है? फ्यूजन पे काम करता है, यानी विखंडन नहीं, नाभिकीय संलयन पर काम करता है। अब है क्या ये न्यूक्लियर फ्यूजन? न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है? छोटे छोटे कण मिलके बड़े बन जाते हैं और हाई अमाउंट में एनर्जी रिलीज करते हैं। और वहीं फिजन में क्या होता है? बड़ा कण जो है वो छोटे छोटे भागों में डिवाइड हो जाता है ना। फिजन में क्या होता है? बड़ा छोटे में डिवाइड होता है, एनर्जी निकलती है। फ्यूजन में छोटे छोटे मिलके बड़े बनते हैं और एनर्जी निकलती है। ठीक है, तो जो हाइड्रोजन बम है आपका, वो किस पे काम करता है? आपका न्यूक्लियर फ्यूजन पे। ऐसे सूरज है, सन, उसमें भी पूछता भाई सूरज में कौन सा रिएक्शन होता है, तो सूरज में भी न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होता है, नाभिकीय संलयन होता है। कौन सा रिएक्शन होता है सूरज में? नाभिकीय संलयन होता है ना। एग्जाम में कई बार पूछा गया ये। और वहीं अगर मैं आपसे एटॉमिक बॉम्ब पूछ लूँ, एटॉमिक बॉम्ब जो होता है वो किस पे काम करता है? एटॉमिक बॉम्ब तो ये फिजन पे काम करता है, न्यूक्लियर फिजन पे। ठीक है, ये किस पे काम करता है? एटॉमिक बॉम्ब न्यूक्लियर फिजन पे काम करता है, जो नागासाकी हिरोशिमा पर गिराया था। तो क्लियर है, हाइड्रोजन बम फ्यूजन है, एटॉमिक बम फिजन है, सूरज में फ्यूजन रिएक्शन होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। रिंगलमैन स्केल है एक, रिंगलमैन स्केल। ये यूज़ किया जाता है टू मेजर डेंसिटी ऑफ, मतलब इसका इस्तेमाल हम किसके घनत्व को मापने में करते हैं, रिंगलमैन स्केल को। तो देखो बहुत न्यूज़ में भी, अभी दिल्ली वगैरह में बहुत पोल्यूशन भी हुआ है दिवाली वाली को लेके, है ना। ये रहता ही है अमूमन इस न्यूज़ में। तो धुएं के घनत्व को, है ना, पॉपुलेशन कह रहा हूँ, डेंसिटी ऑफ स्मोक, है ना, धुएं के घनत्व को मापने में रिंगलमैन स्केल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, डेंसिटी ऑफ स्मोक। इसके बाद है वायुमंडल में प्रकाश के प्रसार का क्या कारण है भाई? डिफ्यूजन जो होता है लाइट का इन द एटमॉस्फेयर। ठीक, किसकी वजह से होता है? CO2 की वजह से, डस्ट पार्टिकल की वजह से, हीलियम या वाटर वेपर की वजह से, यानी कार्बन डाइऑक्साइड, धूल कण, हीलियम या जल वाष्प। जो डिफ्यूजन होता है लाइट का, ये किसकी वजह से होता है भाई? सन की लाइट है, डिफ्यूज होती है ऐसे ऐसे।
तो इसका मेजर कारण होता है डस्ट पार्टिकल, है ना। जितने भी अर्थ है, जैसे ही अर्थ में आपने पढ़े बहुत सारी लेयर हैं, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर। तो ट्रोपोस्फेयर सबसे लोवेस्ट लेयर है और सबसे ज़्यादा डस्ट पार्टिकल्स जो हैं यहीं पे प्रेजेंट होते हैं भाई। तो यहीं की वजह से जो सनलाइट है वो क्या होती है, डिफ्यूज़ हो जाती है। सनलाइट एक चीज़ और कॉन्सेप्ट है, सनलाइट आ तो जाती है भाई, बहुत हाई रेडिएशन रहती है, पर जाने में वीक हो जाती है क्योंकि अर्थ अब्जॉर्ब करता है 2/3। तो जाते टाइम समय क्या होती है, वो इसी से ट्रैप हो जाती है ना, और वापस दोबारा आ जाती है। इसलिए जितनी मिलनी चाहिए थी उससे ज़्यादा धरती को गर्मी मिल जाती है, इसलिए इसको आप ग्लोबल वार्मिंग भी कहते हैं ना, क्लाइमेट चेंज। वो ज्योग्राफी में पढ़ाऊंगा आपको मैं आगे। तो अभी इसका आंसर हो जाएगा डस्ट पार्टिकल। विश्व का पहला हृदय प्रत्यारोपण निम्न में से किसने किया था? विच ऑफ द या हु अमंग द फॉलोइंग हैड परफॉर्म द वर्ल्ड फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांट? दुनिया का पहला हार्ट ट्रांसप्लांट किसने करा था? ये आपने पढ़ा होगा, मतलब बहुत फैक्चुअल सवाल है, एग्जाम में रिपीट हो सकता है और भी एग्जामों में, छोटे मोटे एग्जाम्स में भी आ सकता है, यूपीएसआई वगैरह में। तो क्रिश्चियन बर्नार्ड जो थे, क्रिश्चियन बर्नार्ड, इन्होंने पहला हार्ट ट्रांसप्लांट करा था, क्रिश्चियन बर्नार्ड। और समय अगर पूछेगा तो 1967 में करा था इन्होंने। कब करा था? 1967 में। और साउथ अफ्रीका में करा था, साउथ अफ्रीका में, केप टाउन में, ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। नाइट्रोजन एक आवश्यक अवयव नहीं है। नाइट्रोजन इज नॉट एन इसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ क्लोरोफिल, आरएनए, डीएनए या कार्बोहाइड्रेट? बहुत लड्डू सवाल है ये, बहुत ज़्यादा लड्डू सवाल। बता सकते हो? जी बिल्कुल, कार्बोहाइड्रेट। नाम ही से कार्बन हाइड्रोजन है ना, यही होता है इसमें, कार्बोहाइड्रेट में कार्बन हाइड्रोजन वगैरह होता है, कार्बोहाइड्रेट, कार्ब्स। क्लोरोफिल, आरएनए, डीएनए, इन सब में नाइट्रोजन के कॉन्स्टिट्यूएंट है, कार्बोहाइड्रेट में नाइट्रोजन नहीं। शीत प्रकोष्ठ में फल भंडारण, दीर्घ भंडारण जीवन देता है। अब ये हिंदी में आपको टफ लगेगा, इंग्लिश में आसान लगेगा। फ्रूट्स जो स्टोर करते हैं आप कोल्ड स्टोरेज में, है ना, कोल्ड चैम्बर नहीं होते जहाँ कोल्ड स्टोरेज में रख देते हैं। एग्जिबिट लॉन्गर स्टोरेज लाइफ, तो वो ज़्यादा टाइम तक चल जाते हैं। ऐसा क्यों होता है भाई? कह रहा है कि जैसे मान लीजिए आपने आम मई में रखे, आपको अगले साल चाहिए, कोल्ड स्टोरेज में रख दिए, या सर्दियों में खाने कोल्ड स्टोरेज में रख दिए, तो क्यों उनकी लाइफ स्टाइल बढ़ जाती है, मतलब लाइफ स्पैन बढ़ जाता है? कारण क्या है? सूर्य के प्रकाश का शोषण माना जाता है, यानी एक्सपोजर टू सनलाइट इज प्रिवेंटेड, मतलब सूर्य से बच जाती हैं सूर्य की किरणों से, इसलिए। वातावरण में बढ़ती CO2 सांद्रता, यानी कंसंट्रेशन ऑफ CO2 जो है वो बढ़ जाता है। या श्वसन दर का कम हो जाना, रेट ऑफ रेस्पिरेशन इज डिक्रीज। या आर्द्रता का बढ़ जाना, इंक्रीज ऑफ ह्यूमिडिटी। तो क्या है इसका आंसर? तो बहुत ही आसान, थोड़ा साइंटिफिक अगर आपको दिख रहा होगा कि रेस्पिरेशन कम हो जाएगा भाई, श्वसन दर जो है वो कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ठंडा है वहाँ पे, ठंडा होगा तो क्या होगा, प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा, तो रेट ऑफ रेस्पिरेशन कम होगा, इसलिए फूड स्टोरेज काफ़ी लंबे समय तक आप कर सकते हो। चलो 19 देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा LPG का मुख्य अवयव है? कह रहे हैं LPG लिक्विड पेट्रोलियम गैस का इनमें से मुख्य अवयव कौन है? हेक्सेन, पेंटेन, ब्यूटेन या मीथेन? तो ये भी आपको पता होगा, बहुत ही आसान है, बचपन से आप सुनते आ रहे हो कि ब्यूटेन है ना, LPG का मुख्य अवयव ब्यूटेन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। राइबोफ्लेविन की कमी से निम्न में से कौन सा रोग होता है? राइबोफ्लेविन डेफिशिएंसी कॉज विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज? तो राइबोफ्लेविन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? राइबोफ्लेविन की कमी से तो ये होता है आपका चाइलोसिस रोग। क्या हो जाता है? चाइलोसिस रोग हो जाता है। कल ही मैंने ये आपको पढ़ा है सारी डेफिशिएंसीज। और राइबोफ्लेविन जो है ये कौन सा विटामिन है, अगर पूछ लेगा राइबोफ्लेविन, याद है आपको कल बताया था, विटामिन कौन सा है? B2 है, विटामिन B2 हो जाएगा, ठीक है। और अगर मैं पूछूं बेरी बेरी किसकी कमी से हो जाता है भाई, ये तो आपको पता है कि नहीं, कल ही बताया, बेरी बेरी B1 की कमी से, विटामिन B1। और इसका नाम क्या था? थायमीन। क्या नाम था विटामिन B1 का? थायमीन। देखो आज ही टाइम निकाल के इसको जरूर एक टॉपिक कर डालो, थायमीन हो जाएगा इसका, राइबोफ्लेविन B2 हो जाएगा। स्कर्वी होता है विटामिन C की कमी से, विटामिन C की कमी से हो जाता है। और विटामिन C को क्या बोलते हैं? एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं विटामिन C को? एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। पेलेग्रा किसकी कमी से होता है भाई? पेलेग्रा होता है B3 की कमी से, विटामिन B3 की कमी से। और इसका नाम क्या है? नियासिन। क्या है? नियासिन, ठीक है। अगला देखते हैं। फेफड़ों में गैसीय विनिमय का स्थल है, साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज इन लंग्स। तो जो लंग्स हैं हमारे, उसमें गैसेज एक्सचेंज कहाँ पे होती हैं? ट्रोक्योलिस में होती हैं, या ब्रोक्योल्स में होती हैं, पल्मोनरी सिराई में होती है, या एलियोविलाई में होती है? फेफड़ों में गैसीय विनिमय, है ना, बायो का सवाल है, कॉन्सेप्चुअल है, कॉन्सेप्ट क्लियर है तभी कर पाओगे। अब ये डायग्राम देख रहे हो लंग्स का हमारे, है ना, जिसको धुआं ले लेके, सिगरेट पी पी के ये सब हम खराब कर लेते हैं लंग्स को। तो ये गैसेस जो एक्सचेंज होती है ना, यहीं पे होती हैं, एलियोवेली की, ये जो आपका एल्वियोली है, यहीं से गैसेस एक्सचेंज होती हैं जितनी भी होती हैं। अब यहाँ पे धुआं भर जाता है सब, तभी तो आप देखते हो सांस फूलती कई लोगों की। क्यों? क्योंकि इतना ज़्यादा हम लंग्स में धुआं भर लेते हैं, ये सब धुआं जाता है। इसलिए नो स्मोकिंग, सिगरेट से हमेशा दूर रहें। देखने में बहुत कूल लगेगा वो आपको, पर सबसे ज़्यादा नुकसानदायक है आपके जीवन के लिए। सिगरेट बहुत ज़्यादा नुकसान है, जहर से भी ज़्यादा गंदी है वो।
तो इसलिए इससे दूर रहिए हमेशा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। निम्नलिखित में से कांच का कौन सा प्रकार पराबैंगनी किरणों को काटता है? विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ग्लास कैन कट ऑफ यूवी रेस? तो यूवी रेस को काटने वाला कौन सा ग्लास होता है भाई? यूवी रेस को काटने वाला कौन सा ग्लास होता है? तो ये होता है पहली चीज़ क्रूक्स कांच। कौन सा? क्रूक्स कांच या क्रूक्स ग्लास, जो यूवी रेस को काट देता है। अब इसका यूज़ आपको पता है क्या होता है? ये जो आप चश्मे वगैरह लगाते हो ना, गॉगल्स लगाते हो आप, गॉगल्स में यही तो यूज़ होता है, क्रूक्स ग्लास। कौन सा यूज़ होता है? क्रूक्स ग्लास यूज़ होता है, ठीक है। ऐसे सोडा ग्लास आपने सुना होगा, सोडा ग्लास, है ना, ये सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट वगैरह से बनता है। जो लाइट होती है ना, ट्यूबलाइट वगैरह, उसी में यूज़ होता है ये, ट्यूबलाइट वगैरह में, ट्यूबलाइट वगैरह में हम लोग यही यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रिक बल्ब है और लेंस है कैमरा के, उसको यूज़ करने के लिए एक ग्लास होता है फ्लिंट ग्लास, एक होता है फ्लिंट ग्लास। ये हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं? टेलीस्कोप है, लेंसेज हैं, उसमें यूज़ करते हैं ना, ये पूछता है एग्जाम में। और बाकी क्रूक्स ग्लास हो गया आपका, इसके लिए यूज़ हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का सूचक है? विच अमंग द फॉलोइंग इंडिकेटर ऑफ एयर पॉल्यूटेंट? तो एयर पॉल्यूशन का सूचक किसको माना जाता है? पफ बॉल, एल्गी, लाइकन या मॉसेस? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार एग्जामों में पूछे गए हैं ये। तो लाइकन जो है ना, लाइकन, इसको एयर पॉल्यूशन का सूचक मानते हैं। क्यों? क्योंकि ये ठंडी जगहों पे होता है भाई, जो है ना, यानी जो 66.5 डिग्री के ऊपर है ना, और नीचे 66.5 डिग्री, मतलब ठंडी जगह जो है यहीं पे होगा। अब ठंडी जगह में ये होता है, जैसे ही थोड़ा सा पोल्यूशन होता है ना, ये लाइकेंस के जो छोटे 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 पौधे होते हैं ख़राब होने लगते हैं, काले पड़ने लगते हैं, है ना, डेड हो जाते हैं। तो पता चल जाता है वहाँ पोल्यूशन है ना, क्योंकि ये एकदम क्लीन इन्वायरमेंट में होते हैं, तो इसलिए इनको पोल्यूशन का सूचक माना जाता है, लाइकेन को, ठीक है। फिर खीरे को काट कर यदि नमक डालते हो आप, तो देखते हो पानी छोड़ देता है वो, है ना। आफ्टर कटिंग ककम्बर इफ सॉल्ट इज एडेड देन वाटर कम्स आउट। ये किसकी वजह से होता है भाई? एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, यानी सक्रिय परिवहन, निष्क्रिय परिवहन, पराशरण या प्रसार। तो ये बचपन से पढ़ते आ रहे होगे, ये किसकी वजह से हो जाता है? ऑस्मोसिस की वजह से हो जाता है ना, यानी प्रसारण की वजह से हो जाता है। अब ऑस्मोसिस में आप कोई भी चीज़ होती है, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन जाती है। कहाँ जाती है? हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। अभी क्या है? हाई कंसंट्रेशन, जैसे ही नमक डालोगे लो कंसंट्रेशन, तो वो पानी जो है वो रिलीज होने लगेगा। अब जैसे बहुत बचपन में आपने सुना होगा, समुद्रों की जो मछली हैं, समुद्र की मछली हैं, अगर आप उनको नदी में डाल दोगे तो वो मर जाएंगी, नहीं रह पाएंगी। क्यों? क्योंकि समुद्र में सॉल्ट कंटेंट ज़्यादा है। सॉल्ट कंटेंट क्या है? ज़्यादा है। और नदियों में सॉल्ट कंटेंट है नहीं, नदियों में फ्रेश वाटर होता है ना, फ्रेश वाटर होता है। तो इसलिए सॉल्ट की कमी से ऑस्मोसिस हो जाता है, पराशरण संतुलन उनका बिगड़ जाता है, नमक की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है, तो उनके शरीर से क्या होता है? पानी निकल जाता है ना। भाई यहाँ पे क्या था? सॉल्ट कंटेंट ज़्यादा था, जैसे इधर है तो उनके शरीर से पानी ही पूरा निकल गया। इसलिए, है ना, मीठे पानी की मछली जो है वो खारे पानी में जीवित नहीं रह पाएगी। अब यहाँ की मछली वो यहाँ नहीं जीवित रह पाएगी, क्योंकि खारे पानी में नमक ज़्यादा हो जाएगा, है ना, जो मछली के शरीर से पानी बाहर ही खींच लेगा। तो ये चीज़ें हैं, तो याद रखना। मतलब अगर उनको क्या नहीं मिला, नमक नहीं मिला समुद्र की मछली को यहाँ पे, तो वो क्या करेगा? उनकी बॉडी से जो पानी है वो अपने आप कम हो जाएगा, तो उनको नमक मिलने लगी। नमक में क्या होता है? पानी होता है ना, एक तरह से। भाई नमक इज़ फुल ऑफ काइंड ऑफ वाटर, है ना। तो ये चीज़ें होती हैं, तो इसको ऑस्मोसिस बोलते हैं हम। फिर कह रहा है एक अनवीनीकृत ऊर्जा का स्रोत, नॉन रिन्यूएबल। कौन सा? नॉन रिन्यूएबल सोर्स क्या है भाई, है ना। इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, बल्कि ये बहुत आसान होता है। नॉन रिन्यूएबल, सोलर, पेट्रोलियम, विंड, बायोगैस। नॉन रिन्यूएबल, रिन्यूएबल मतलब जो दोबारा ना है भाई, ये ना, नॉन है जो दोबारा नहीं बन सकता। पेट्रोल है, जला दिए, खत्म, दोबारा नहीं आएगा। पर पानी है ना, ये क्या है? इवापोरेट होगा, गिरेगा, वापस से आ जाएगा, है ना। तो रिन्यूएबल है, हाइड्रो एनर्जी है ना, विंड एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, ये तो हमें सूरज से बार बार मिलेगी। तो ये सब रिन्यूएबल है, नवीकरणीय है ना। और पेट्रोलियम है, कोल है, क्रूड ऑयल, ये सब नॉन रिन्यूएबल हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। तो यहीं पे करते हैं आज के लेक्चर की समाप्ति। आई होप आपको मज़ा आया होगा। डेली इसको फॉलो करिए, पूरी साइंस आपकी हो जाएगी, कहीं से आपको परेशानी नहीं होगी बिल्कुल भी, है ना। बस हाँ, ईमानदारी से आपको इसको पढ़ना है और टाइम टू टाइम रिवीजन करना है। जैसे ही आपके 50 सवाल हो जाएं, 50 सवाल जैसे ही हो जाएं, फिर क्या करना, एक दिन निकालना पूरा, वीडियो को 1.25 या 1.5 स्पीड पे लगा के पूरा रिवीजन कर डालना है। रिवीजन ज़रूर करते रहना, एक बार में नहीं याद होगा, पर एक दिन ज़रूर याद होगा। और बाकी हमारे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से आप संपूर्ण तैयारी करिए। यूपीपी से 2025 की, 2026 की शुरुआत से सिलेक्शन तक की तैयारी के ग्रुप चल रहे हैं, प्री प्लस मेंस के, बीपीएससी के भी चल रहे हैं। ज्ञान सर एजुकेशन ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पे बहुत सारे फ्री टेस्ट भी आपको मिलते हैं, फ्री पीडीएफ भी मिलती हैं, ठीक है। बाकी नंबरों पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।